हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस सिटी। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ओके, अब बेसिकली ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग क्या जानते हो आई डोंट नो, बट जो मैं जानता हूँ वो आपको पहले बता देता हूँ कि ग्रेविटेशन की खोज बेसिकली सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सर आइजैक न्यूटन की अकेले की ही मेहनत है ग्रेविटेशन, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट इनसे पहले इस चीज़ पे काम कर रहे थे, बट लकीली आइजैक न्यूटन ने काफ़ी सोल्यूशन निकाला इसके ऊपर, फिर हमें ये थ्योरी इसके पेश आई है। ठीक है, इन्हें हमें थ्योरी दिए है। ठीक है, तो चलो ग्रेविटेशन की बेसिक सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन, जैसे एक फेमस स्टोरी है कि न्यूटन बैठे पेड़ के नीचे, एप्पल गिर गया तो पूरी फिजिक्स बन गई। ये सारी फालतू की बकवास होती है। होता यह है कि उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि भाई एक एप्पल अगर गिर रहा है तो वो स्ट्रेट ही नीचे क्यों आ रहा है, सेंटर मतलब अर्थ की तरफ ही ऐसा क्यों आ रहा है, वो ऐसा उड़ के यहाँ या यहाँ कहीं क्यों नहीं गिरा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत की है और कुछ चीज़ें बताई हमें। तो बेसिकली अर्थ कभी भी याद रखना कि कोई ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। ठीक है, विथ सम फोर्स। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अर्थ एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने बच्चों ये कहा कि द अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब वो जो फोर्स होगा एप्पल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो हमेशा एप्पल को किसकी तरफ खींचेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा। ये बात उन्होंने कहा। ठीक है, अब आप लोग को दो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, इनके बीच में फ़र्क क्या है। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मान लो कि कोई अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस बंदे पे अर्थ क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द फोर्स ऑकरिंग बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। ठीक है, जब अर्थ किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। अब सिंपल सी बात है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन मतलब बच्चों कोई दो बॉडीज़ है, ठीक है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब क्या, इट इज़ द फोर्स ऑकरिंग बिटवीन द टू बॉडीज़। ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ गलत मतलब नहीं निकालना। ठीक है, दुनिया में हर दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये मत सोच लेना सर मेल फीमेल का अट्रैक्शन नहीं। ठीक है, ये गलत बात है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक से आपको बात बता दूँ सॉरी थोड़ा सर्दी है मुझे। तो प्लैनेटरी मोशंस के बारे में हम लोग को थोड़ा जानना है। तो प्लैनेटरी मोशंस में हम लोग बेसिकली कि शेप ऑफ ऑर्बिट के बारे में पढ़ते हैं, शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो प्लैनेटरी मोशंस हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने ज़माने से इसकी स्टडी की जा रही है। ठीक है, बट बिफोर गैलीलियो के आने से पहले सारे जो प्लैनेटरी मोशंस थे वो सिर्फ नेकेड आइज़ की मदद से देखे जा सकते थे, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने सारा कैलकुलेशंस कर दिया था। बट आफ्टर गैलीलियो कैप्लर आए, जिनका पूरा नाम क्या है, योहानस कैप्लर। जिनका पूरा नाम क्या है बच्चों, योहानस कैप्लर। जोहानस नहीं कहना है। इन्होंने क्या कहा कि भाई इन्होंने 3 लॉ दिए, ठीक है, प्लैनेटरी मोशंस के ऊपर। तो वो लॉ तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शेप ऑफ ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, एलिप्स शेप होता है। सर ये एलिप्स शेप क्या है, ठीक है, देखो अर्थ के ऑर्बिट का शेप भी एलिप्स होता है और अर्थ का शेप भी क्या होता है, एलिप्टिकल होता है। तो ये शेप कहाँ से एक्चुअली निकाला जा सकता है, तो देखो हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक कोन लिया है, इस कोन को इंक्लाइंड वे में कैसा क्या है, कट किया है। तो जब हम लोग इस कोन को इंक्लाइंड वे से अंदर से कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। ठीक है, या ये तरीके का शेप मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं एलिप्टिकल शेप। क्या कहते हैं, एलिप्टिकल शेप। ओके, अब देखो एलिप्टिकल शेप हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब इस एलिप्टिकल शेप में या एलिप्स बोलो, इसमें दो चीज़ होती है बच्चों, दो फोकस होते हैं। किसमें, दो फोकस। ठीक है, आप लोग ने काफ़ी इसके बारे में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वगैरह चैप्टर में फोकस के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है। तो ये दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं कैप्लर्स के तीनों लॉज की तरफ। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कैपलर फर्स्ट लॉ एंड कैपलर सेकेंड लॉ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है फर्स्ट लॉ। मगर फर्स्ट लॉ समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अर्थ का जो शेप है वो प्रॉपर स्पेरिकल नहीं है, ठीक है। वो कैसा है, बल्ज्ड है, ऐसे शेप का है थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है, बल्ज्ड मतलब टॉप और बॉटम से थोड़ा सा कैसा है, दबा हुआ है, और साइड से थोड़ा सा कैसा है, स्प्रेड हो चुका है, थोड़ा सा फैल चुका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। और सन कैसा होगा, एक फोकस पे होल्ड होगा, ठीक है। तो कैपलर क्या कहते हैं कि प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल शेप का, और सन किसी एक फोकस पे होगा, ये उनका फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया। चलो अब आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ सेकेंड लॉ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहीं पे बता देता हूँ पहले। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, सन है, क्या है, सन, और ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। तो जब प्लैनेट सन से दूर होगा, ठीक है, जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो वो कैसा होगा, बहुत स्लो मूव करेगा, ठीक है। अपने ऑर्बिट में बहुत स्लो क्या करेगा, चलेगा। और जैसे ही सन के करीब आ जाएगा बच्चों तो वो बहुत कैसा होगा, फास्ट मूव करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, वाई, ठीक है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली जब वो प्लैनेट सन के करीब आ जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लैनेट क्या होता है बच्चों, बहुत तेज़ी से क्या करता है, अपने ऑर्बिट में चलने लगता है, ठीक है। और जब वो सन से दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लैनेट कैसा हो जाएगा बच्चों, बहुत स्लो चलने लगेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना है कि क्लोजर टू द सन स्पीड कैसा होगा, फास्टर, फार्दर फ्रॉम द सन स्पीड कैसा होगा, स्लोअर, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना है। चलो अब यहाँ पे देखो सेकेंड लॉ समझाने से पहले ये फिगर समझ लो। ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन सी ए। तो बच्चों जो सी ए है, ये सी ए है पोजीशन वेक्टर, ये सी ए लाइन, सी ए क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ज़रा देखो, स्वीप्स का मतलब होता है कवर करना। तो जैसे प्लैनेट अभी ए पॉइंट पे है तो ए से घूम के किस पे आ गया, डी पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसी, ठीक है, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो तो कुछ एरिया बन गया है, ठीक है, एरिया ए सी डी, ठीक है। ये एरिया आपको निकालना है अभी, ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे निकालोगे। फिर अभी कुछ टाइम बाद, अच्छा ये एरिया ए सी डी कितने महीने में कवर हुआ, कितने टाइम में, 1 मंथ में कवर हुआ। फिर अब देखो प्लैनेट अभी ई पॉइंट पे आया है तो ई से चल के अब वो किस पे आ गया, एफ पॉइंट पे आया। तो उसने यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या किया, एरिया कवर किया है। ये एरिया कैसे क्या किया, कवर किया। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, सेम इसी तरीके से एरिया सी ई एफ, एरिया सी ई एफ या ई सी एफ बोल दो, ठीक है। इसको भी कवर होने कितना टाइम लग रहा है, 1 मंथ लग रहा है, ठीक है, 1 मंथ का टाइम लग रहा है। तो एरिया ई सी एफ लिख देते, ठीक है, ई सी एफ, एरिया ई सी एफ जो होता है बच्चों इक्वल होगा एरिया ए सी डी के। कैसे मैं बताता हूँ, देखो एरिया ए सी डी कितने महीने में कवर हो रहा है, कितने टाइम में कवर हो रहा है, 1 मंथ में, ठीक है। और एरिया ई सी एफ भी कितने टाइम में कवर हो रहा है, 1 मंथ में। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स, मतलब कुछ एरिया कवर किया, स्वीप्स मतलब कवर किया, इक्वल एरिया, ठीक है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे अगर इसने 1 मंथ में इतना एरिया कवर किया तो यहाँ पे भी 1 मंथ में कितना, उतना ही एरिया कवर किया होगा जितना पहले किया है, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एरिया भी कुछ ना कुछ ज़्यादा कवर हुआ होगा, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि एरिया ए सी डी इज इक्वल टू एरिया ई सी एफ, ठीक है, बाय डेफिनेशन। ये होता है आपका सेकेंड लॉ। सिंपल है, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि भाई जो प्लैनेट है इक्वल एरिया कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो जल्दी से इसको ले लो स्क्रीनशॉट, या तो फिर आप अपनी नोट्स में इसको लिख लो, ठीक है। जब फिर हम लोग बढ़ते हैं कैप्टर के थर्ड लॉ की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बच्चों लास्ट टॉपिक पे बढ़ गए हैं जिसका नाम है कैप्लर थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि कैप्लर सेकेंड लॉ को बच्चों हम लोग कहते हैं लॉ
ऑफ एरिया, ठीक है, और फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं केपलर के थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ क्या कहते हैं, ये समझने से पहले आपको कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ कि अगर प्लैनेट ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट तक आ रहा है तो उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, और इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम होगा उसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी, और इसे टाइम नहीं कहते, इसे एक्चुअली में टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा है उसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। दूसरी चीज़ कि हर एक पॉइंट पे बच्चों अर्थ का जो डिस्टेंस है सन के साथ वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग एक एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, ओके। अब एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को केपलर्स का थर्ड लॉ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस अराउंड द सन, ठीक है। मतलब मीन डिस्टेंस का मतलब ये होता है एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस का मतलब ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूला बनने वाला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, और मीन डिस्टेंस को हम लोग एवरेज डिस्टेंस कह रहे हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो ज़रा देखो क्या ले लो, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर ले लो, और क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस, इट मीन्स आर क्यूब, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाओ तो के कांस्टेंट आया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, एंड के इज़ नथिंग बट कांस्टेंट, और ये आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब। अच्छा ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और आपको अभी क्या लिखना है, के क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा के का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर बटे आर क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू के। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, के मिल गया। तो ये होता है आपका केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब आई होप कि आपको मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दे के समझाया हूँ, ठीक है। फिर भी अगर बच्चों कुछ डाउट होता है तो वीडियो को एक बार वापस से देख लीजिए, ठीक है। एक बार में ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है और कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं उस कमेंट के ऊपर एक और वीडियो बना के आपको अच्छे से उसको समझा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बार इस वीडियो को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट रिकॉर्ड हुआ नहीं था, ठीक है। और बहुत मेहनत लगी है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है, पढ़ा कैसा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।